हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट की। हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग वाला, तो उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें कुछ कंसेप्ट तो समझा दिए थे काफ़ी सारे, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे। आज हम पहले कुछ सम्स की बात करेंगे। जितने टॉपिक्स मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिए, उनके जो सम्स का एप्लीकेशन है पहले हमें उस पर फोकस करना है, और जितने सम्स रिलेटेबल हैं पहले वो करते हैं, आगे कंसेप्ट उसके बाद देखेंगे, तो आपके लिए इतनी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट से ब्रेक मिल जाएगा। इतने कंसेप्ट सीख लिए, अप्लाई कैसे करना है पता नहीं चल रहा है, तो पहले वो देख लें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने आपको अप्रोच किया है विद एन अपॉर्चुनिटी टू लेंड हिम ₹25,000 फॉर हिज न्यूली एस्टैब्लिश्ड होम हेल्थ केयर बिजनेस, और वो आपको हर साल ₹5,000 का ब्याज देगा 10 साल तक, और फिर उसके बाद आपके पैसे आपको रिटर्न कर देगा। अभी आपका खर्चा जो है इसमें 10% है पर एनम, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा अज्यूम करना है कि आप एक इन्वेस्टर हो, और कोई बिजनेसमैन या कोई एंटरप्रेन्योर आपके पास आया, उसने बोला कि भाई मुझे ₹25,000 की ज़रूरत है, अगर आप मुझे ₹25,000 दे सकते हो तो मैं आपको हर साल 5,000 का ब्याज दूंगा 10 साल के लिए, और फिर एंड में आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा। मैंने बोला मेरे पास 25,000 है नहीं, लेकिन क्यों ना मैं बैंक से उधार ले लूँ और फिर इसको दे दूँ। अब बैंक वाला इंटरेस्ट मांगेगा। बैंक वाले ने बोला हमें 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए, आप आगे जो करना चाहो करो। तो ऐसा कुछ सेटिंग हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये जो इंटरेस्ट बैंक मांग रही है 10%, उसके बाद हमारे पास कुछ बचेगा या नहीं। हमने सोचा चलना ये 5,000 में से इंटरेस्ट भरते रहेंगे, बट पता चला 5,000 बहुत कम पड़ गया और इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा निकला, तो कैसे क्लैरिफाई होगा। तो वो हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करना है कैलकुलेट करके कि ये जो इंटरेस्ट वो लोग चार्ज कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो सिंपल है ना, अपने जो NPV निकालते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कुछ नया नहीं करना है, हमें सिर्फ NPV कैलकुलेट करना है। अब जब NPV कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले ये देखते हैं ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है, और फिर उसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो ये माइनस कर देते हैं। अभी देखो 25,000, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये एक हाथ से 25,000 ले रहा है, दूसरे हाथ दे रहा है। फिर जब ये 25,000 एंटरप्रेनर इसको लास्ट में रिटर्न करेगा तो इन्वेस्टर बैंक को दे देगा। 25,000 का तो कोई पॉइंट ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो जो 5,000 के हिसाब से जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, और हमारा ब्याज निकलेगा या नहीं निकलेगा, हमें वो देखना है। तो इन शॉर्ट मैं ये प्रेजेंट वैल्यू पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं ये करूँगा 5,000, क्योंकि ये इक्वल कैश फ्लो है, एन्यूटी है, तो मैं सीधा इसमें डिस्काउंटिंग करने के लिए इसको PVFA से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 10% और फॉर 10 ईयर्स, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब PVFA कैसे कैलकुलेट करते हैं। PVFA कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कैलसी पे 1/1.1, फिर आपको इक्वल टू करते जाना है इसको। 1/1.1 10 बार इक्वल टू करो, कैलसी पे आखिर में अमाउंट आएगा 0.3855। उसके बाद आपको ग्रैंड टोटल करना पड़ेगा, GT बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो फैक्टर आएगा 6.145 इंटू 5,000। ठीक है, अब ये अमाउंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30723, दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब देखो, जो मैंने आपको बैंक वाली स्टोरी सुनाई, ये सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए था कि 10% इंटरेस्ट रेट आपका कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पॉइंट समझाने के लिए था। एक्चुअली में उन्होंने ऐसा सम में कुछ बैंक वैंक वाला बोला नहीं है। तो अब मैं उस चीज़ को आपको सही तरीके से रिलेट करा देता हूँ। वो गलत नहीं था, लेकिन वो एक तरीका था आपको समझाने का। एक इन्वेस्टर जो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने का सोच रहा है ये एंटरप्रेन्योर के प्रोजेक्ट में, वो ये सोचेगा ना कि भाई मैं 25,000 लगा रहा हूँ, तो मिनिमम मुझे कुछ ब्याज तो मिलना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन तो उसकी होगी। या फिर अगर वो 25,000 एंटरप्रेन्योर को देने के बदले कहीं और इन्वेस्ट करे तो उसे ईजिली क्या रिटर्न मिल जाएगा, तो वो रेट होता है 10%, जो क्वेश्चन में है। कुछ और भी हो सकता था। तो वो कैलकुलेट करेगा कि 10% तो मिनिमम निकलना चाहिए मेरा। अगर 10% से ज़्यादा कुछ निकलता है तो एक बात अलग है, अदरवाइज़ तो इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। तो उसने जब गिना तो 5,000 के हिसाब से उसका 30,000 रुपीज़ जो है वो निकल रहा है, और 25,000 जो उसका इन्वेस्टमेंट था अगर उसके सामने कंपेयर करे तो उसको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है।
ठीक है। 10% इंटरेस्ट भरने के बाद भी उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 25,000 है और उसके सामने वो 5,000 रुपये हर साल कमा रहा है, तो अल्टीमेटली उसको 5,723 का प्रॉफिट होगा। फ्रेंकली मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन उन्होंने उतना अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, कहीं ना कहीं गोल गोल घूम गए वो कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन अब जो डेटा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन इम्प्रोवाइज हो सकता था, सही तरीके से बन सकता था, मैं बता रहा हूँ कि नहीं बनाया। उनको क्वेश्चन ऐसा नहीं देना चाहिए था ये एंटरप्रेनर इन्वेस्टर बोरोइंग, उनको ये देना चाहिए था एक एंटरप्रेनर है अगर वो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक बिज़नेस में, तो उसको 5,000 रुपये का कैश फ्लो मिलेगा और उसका कॉस्ट जो है वो 10% लग रहा है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करे, वो बिज़नेस करे या ना करे, वो 25,000 उधार दे के 5,000 में काम करे या ना करे, वो सब चीज़ें पूछनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन पता नहीं उन्होंने कैसे फ्रेम कर दिया कि एक 25,000 रुपये है भी और नहीं भी, बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा है वो। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि एनपीवी कैसे गिनते हैं, तो इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर बात हो रही है पे बैक पीरियड की। ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सही तरीके से बनाते तो मैं आपको समझा भी और बेटर तरीके से पाता, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब इसके बाद जो बी पार्ट पूछा है वो हमने ऑलरेडी यहाँ गिन लिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सी पार्ट की बात करते हैं डायरेक्टली, पे बैक पीरियड इन बोथ नॉमिनल एंड प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। अब इसमें भी परेशानी, पे बैक पीरियड नॉमिनल एंड प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, इतना लेंदी कर रहे हैं क्वेश्चन को जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है अगर वैसा क्वेश्चन देते तो थोड़ा आपको भी सॉल्व करने में मज़ा आता, मुझे भी सॉल्व करवाने में मज़ा आता। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, नॉमिनल और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। नॉमिनल का मतलब है कि आपको डिस्काउंटिंग नहीं करना है, कैश फ्लोज को यूज़ करना है, और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज़ करना है, इतना फ़र्क है। अब पे बैक कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी। विदाउट डिस्काउंटिंग, तो देखो हर साल का कैश फ्लो तो 5,000 फिक्स है, मुझे मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है 25,000, ऐसा हम मान के चल रहे हो। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप छोड़ दो, तो सिंपल मैं तो यही देखूंगा ना 5,000 से डिवाइड करके कि मेरा पैसा वापस आने में कितने साल लगेंगे, 5 साल। उसके ऊपर जो आएगा वो सरप्लस, मैं तो ऐसे ही गिनूंगा। बस पे बैक पीरियड आपका आ गया एग्जैक्ट 5 ईयर्स। अब यही अगर उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में पूछा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैसे गिनना वो बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फिर आपको 1 से लेके 10 ईयर्स तक पूरा लिख के जो भी 5,000 का अमाउंट एवरी ईयर आ रहा है उसको करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग, पहले साल का फैक्टर 0.9090, ये 10% के रेट पे बता रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 4545 हो रहा है, ये कुछ 4132 हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और फिर इनको आपको क्यूमुलेटिव करते जाना है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऐसे लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपको क्यूमुलेशन करते जाना है। ठीक है, तो जो अमाउंट्स आएंगे ना वो ये आएंगे सारे, और इनको आपको क्यूमुलेटिव करते जाना, तब जाके आप पे बैक पीरियड आगे गिन पाओगे। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने इसको भी कंसिडर कर लिया है, मैं नहीं करता हूँ, उतना फ़र्क पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। अब इन अमाउंट्स को अगर आप ऐड करते जाओ तो कितना आएगा वो एक कॉलम अपने बना के लिख सकते हैं, जैसे 4545 सेकेंड ईयर का अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ऐड करके डायरेक्ट क्यूमुलेटिव लिखता जा रहा हूँ। 8677 इसके अंदर ऐड होगा 3757 जो तीसरा अमाउंट है, तो ये क्यूमुलेटिव वाला आ जाएगा 12,434। फिर इसके बाद इसमें ऐड होगा 3415, तो ये आ रहा है 15849। फिर इसमें ऐड होगा 3105, तो 18954। आप करते जाओ, साथ साथ में होता जाएगा। इसके बाद आ रहा है 2822, 21776। इसके बाद है 2566, 24342, और इसके बाद है 2333। नेक्स्ट, तो ये हो गया। देखो हमारा टारगेट था कि 25,000 कितने साल में रिकवर होंगे, इसलिए हम क्यूमुलेटिव कर रहे थे। ये दो कुछ अमाउंट्स आए हैं, ये ईयर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, तो ये ईयर 7 है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये ईयर 8 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही 25,000 रिकवर हुआ होगा,
तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 7 ईयर्स प्लस समथिंग होगा, ठीक है, वैसे समझना है। तो देख लेते हैं, 7 ईयर्स तो आएगा ही आएगा, प्लस हमें ये देखना है कि हमने इस पूरे ड्यूरेशन में कितना कमाया। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 24342, यहाँ से 25,000 और यहाँ से 26675। तो ये जो पूरा मार्जिन है ये कितना है, 26675 माइनस 24342, ये हो गया 2333। और हमें तो सिर्फ इतना ही रास्ता तय करना था ब्रेक इवन तक जाने के लिए या अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए। दिस इज 658। बस तो ये प्रपोर्शन आपको लेना और कुछ नहीं करना। 7 ईयर्स प्लस 658 अपॉन 2333, ठीक है। ये प्रपोर्शन आपको पता चलना चाहिए कितना हो रहा है। दिस इज 0.28। तो हमारा जो पे बैक पीरियड आएगा वो आएगा 7.28 ईयर्स। दिस शुड बी द कैलकुलेशन। इन्होंने यहाँ पे किया है 8.28, नॉट पॉसिबल। बेस ईयर को इन्होंने 8 कैसे ले लिया, आप ही देख सकते हो। 8वें साल में तो क्रॉस हो गया, ये तो 8 प्लस मतलब 8 और 9 के बीच में ले रहे हैं। गलत है, ये आंसर गलत है। यहाँ पे आएगा 7.28, ध्यान रखना। क्लियर है? देखो बड़ा मैंने बोला ना बेकार काम है इनका, खाली खाली इतना कंफ्यूज करते हैं, आप ही परेशान हो जाओ क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड द प्रेजेंट वैल्यू पे बैक पीरियड, वो गिन सकते हैं अपन। कैन द प्रेजेंट वैल्यू पे बैक पीरियड एवर बी शॉर्टर देन द नॉमिनल पे बैक पीरियड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल अपना जो पे बैक पीरियड आ रहा था वो 5 साल का था, और अभी जो अपन ने गिना 7.28 आया, तो डिफरेंस है 2.28 का, ठीक है। लेकिन उल्टा कभी हो नहीं सकता है, मैथमेटिकली कभी ऐसा उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक आइडिया तो आपको आ गया कि ऐसे सम्स को अप्रोच कैसे करना है। अब इसके बेसिस पे जो सिमिलर पैटर्न के सम्स हैं वो मैं फिर वापस नहीं करवा रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने चाहिए पहले। तो देख लेते हैं अगर कुछ ऐसे मिलते हैं जो सेम सम्स हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है डिसीजन रूल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें अगर आप डेटा पढ़ोगे तो आपसे मांगा क्या उसी से पता चल जाएगा। देखो आपको पे बैक पीरियड गिनना है, एनपीवी गिनना है, आईआरआर गिनना है, पीआई गिनना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको आगे के लेक्चर्स में समझाई है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको ट्राई करनी है। एक बार आप कोशिश करो, नहीं समझ आए तो जो डाउट्स होंगे मैं उसमें ही करवाऊँगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुड बोथ प्रोजेक्ट्स बी एक्सेप्टेड इफ़ दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। वो तो पहले डिपेंड करता है इंटरडिपेंडेंशन क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे पता चलेगा। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पहले आप ये कैलकुलेट करो। अगर दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी कि आप दोनों को सिलेक्ट करो, फिर वैसा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर आपको किसी एक को ही एक्सेप्ट करना है, और हमने देखा है कि एनपीवी पीआई आईआरआर में हम कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कौन से को रिजेक्ट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। डी वाला पॉइंट आपको तभी पता चलेगा जब ऊपर का पार्ट गिनोगे। डी और ई आपको खुद पढ़ के एक बार उसको समझना है, जब आगे का कैलकुलेशन हो जाएगा तो मैं अभी से बताऊंगा कुछ पता नहीं चलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है वो देख लेते हैं। एनपीवी पीआई आईआरआर आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये थियोरेटिकल है, लेट इट बी। मैं अभी पहले प्रैक्टिकल वाले पे फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या है, ये टॉपिक अभी बाकी है अपना। क्वेश्चन 5 भी पेंडिंग है, ये सब अभी सिखाया नहीं मैंने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ ये पार्ट जो मुझे आपको समझाना है दैट इज़ ARR। बाकी बी और सी में मेरा कोई काम नहीं है, ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगले सम में हम देखें, ये 7th क्वेश्चन तक तो आए, जितने एनपीवी वाले हैं मैं आपको वही समझ दे रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बाकी तो मैंने करवाने ही है ऑब्वियसली, ये सब में अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक, इसमें एक एनपीवी वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें बोली है, एनपीवी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट तो हमारा डिस्कस करना बाकी है। एनपीवी वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी पहली बार दी है, अभी तक एनपीवी के सम्स में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। अब अगर आपको एनपीवी का एस्टीमेट दे रखा हो, प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, तो आपको उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और उससे एक्सपेक्टेड एनपीवी मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3000 है, 24,000 है, 48,000 है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड एनपीवी। और फिर उस एक्सपेक्टेड एनपीवी के बेसिस पे हमें आगे कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो ये देख लो आगे कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी के कॉलम्स कैलकुलेट किए और फिर उसको टोटल कर दिया। तो देखो 3000, 24,000, 48,000, 15,000 ये सब ऐड करके आपको टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी मिल जाएगा। देख लें 90,000 आ रहा है कि नहीं, इनका तो आ रहा है, हमारा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड एनपीवी, ये पता चल रहा है। वैसे ही करके दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए, हाँ प्रोजेक्ट वाई का भी है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका भी एक्सपेक्टेड एनपीवी जो है वो 90,000 ही आ रहा है। फिर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सिर्फ इतना हिंट दे दिया, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पॉइंट भी आगे करवाऊंगा और फिर कंपेरिजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच है और रिस्क फ्री रेट आपको दे रखा है 6%। मैंने आपको बताया था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में क्या करना होता है, हम कैश फ्लोज को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडजस्टेड कैश फ्लो निकालते हैं। ये भी आपके सामने है यहाँ पे, ये जो है इन्होंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो और फिर वैल्यू निकालो, इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये 3,60,000 आ जाएगा। वैसे ही आप बाकी के भी कैश फ्लोज गिन सकते हो एडजस्टेड वाले, और फिर उसको डिस्काउंटिंग करना है, ये दोनों। ठीक है, फिर उसको डिस्काउंटिंग करना है। तो एनपीवी निकालने का पूरा तरीका वही का वही है जो हम करते आए हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो क्वेश्चन में कैश फ्लोज दे रखे हैं वो ना लेके सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसको कैश फ्लो मानना है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश फ्लो। तो इस सब में भी आपको परेशानी नहीं होगी, ट्राई करो, मैंने ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में बहुत सारे सम्स करवाए हैं, तो होपफुली आपसे हो जाएंगे, इसलिए मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको मैं परेशान नहीं करता। 10th क्वेश्चन में सेंसिटिविटी एनालिसिस वाला कंसेप्ट है, इसमें आपको इतना काम करना है कि एनपीवी आप गिन के रखो, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का सम जो है रिवाइज्ड एनपीवी, चेंज इन एनपीवी, सेंसिटिविटी, वो मैं पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एनपीवी तक तो आप गिन ही सकते हो, तो एक ही स्टेप है, उतना करके रखो, बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जितना अभी आपके मतलब का था मैंने उतना ही बताया है, एक आइडिया दे दिया है। आगे भी हमने बीच बीच में सम्स किए थे, एनपीवी, आईआरआर, वो सब पे बात हुई थी, तो क्या थोड़ा थोड़ा टारगेट देता जाऊंगा, आप भी साथ में कवर करते जाओगे तो चैप्टर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। थियोरेटिकल कंसेप्ट्स में सिर्फ सम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें जो टाइम लगेगा 2-3 लेक्चर्स में हम उस पार्ट को भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।